हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, आज हम क्लास 12th का इंग्लिश में चैप्टर 4 द राइट ट्रैप उसको आज हम पढ़ेंगे। फ्रेंड, इस चैप्टर में एक करैक्टर है राइट ट्रैप सेलर, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला। और फ्रेंड, उस राइट ट्रैप सेलर यानी कि चूहेदानी बेचने वाले के माध्यम से लेखक ने मनुष्य की अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डाला है। में जो राइट ट्रैप सेलर है वो कबाड़ में मिलने वाले जो तार होता है उससे वह छोटी छोटी चूहेदानी खुद बनाता है और उनको फिर गांव में या शहरों में जाकर बेचता है। लेकिन फिर भी ये जो उसका धंधा था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था जिससे कि उसकी जीविका चल सके। तो फ्रेंड, इसके साथ साथ में ही वह छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। और फ्रेंड, इस चैप्टर में जो लेखक का मुख्य विचार है उस चूहेदानी बेचने वाले के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जो बाहरी दुनिया है, हमारी सांसारिक दुनिया है, इसमें बहुत से ऐसे लालच मनुष्य को दिए जाते हैं जिनके चक्कर में आकर वह फंस जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो यही फ्रेंड इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड, पढ़ते हैं इस चैप्टर को। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मार्ट राइट ट्रैप ऑफ बायर। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, देयर वाज ए मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल राइट ट्रैप्स ऑफ बायर्स। तो एक व्यक्ति था जो चारों ओर छोटी छोटी तार से बनी हुई चूहेदानियाँ बेचा करता था। और ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, और ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें स्वयं बनाता था, एट ओड मोमेंट्स यानी विषम परिस्थितियों में। तो वह विषम परिस्थितियों में उन्हें स्वयं बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल यानी उस सामान से, ही गोड बाई बेगिंग, जिसे वह मांग कर प्राप्त करता था। इन द स्टोर्स, और ए बिग फार्म यानी दुकानों से या फिर बड़े बड़े फार्मों से वह उस सामान को प्राप्त करता था और उसी सामान से उन छोटी छोटी चूहेदानियों को बनाता था। तो बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजर्ट टू बोथ बैगिंग and petty thievery to keep body and soul together. But even so, लेकिन फिर भी the business was not especially profitable, लेकिन फिर भी जो उसका धंधा था यानी बिजनेस था, was not especially profitable, वो फिर भी इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं था। So he had resort both begging and petty thievery to keep body and soul together. तो सो इसलिए ही हैड टू रिजल्ट, उसे सहारा लेना पड़ता था, बोथ दोनों का, बैगिंग यानी मांगने का और पेटी थीवरी छोटी छोटी चोरियों का भी। तो इसीलिए उसे छोटी छोटी चोरियों का और मांगने का भी सहारा लेना पड़ता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर यानी अपने शरीर को और आत्मा को एक साथ रखने के लिए। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि उसे जीविका कमाने के लिए यानी जीवित रहने के लिए उसे छोटी छोटी चोरियों का भी और मांगने का भी सहारा लेना पड़ता था अपने धंधे के अलावा। इवन सो हिज क्लोथ वर इन रेज, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। तो इवन सो, लेकिन फिर भी, हिज क्लोथ्स वर इन रेज, उसके कपड़े थे वो फटे हुए थे, और हिज चीक्स, उसके जो गाल थे, वर संकन यानी कि पिचके हुए थे। लेकिन फिर भी यानी इस सब के बावजूद भी उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसके गाल भी पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और जो भूख थी वो उसकी आंखों में चमकती थी। इसका मीन्स फ्रेंड ये है कि फिर भी वह अपनी जीविका को बहुत मुश्किल से चला पा रहा था। तो नो वन कैन इमेजिन
how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left his own meditation. तो नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, कि उसका जो जीवन था वो कितना दुखद और नीरस था। कैन एपियर टू सच ए वैगाबॉन्ड, यानी इस प्रकार के घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए। तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस प्रकार के घुमक्कड़ व्यक्ति का जो जीवन है वो इतना दुखद और नीरस हो सकता है। जबकि कहा तो ये जाता है कि जो घुमक्कड़ व्यक्ति होता है वो रोज़ नई नई चीज़ें देखता है, तो उसका जीवन तो आसान हो सकता है, लेकिन उसके संबंध में ऐसा नहीं था। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन। तो हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो रोड पर चलता रहता था, लेफ्ट हिज ऑन मेडिटेशन, यानी अपने ही विचारों में खोया हुआ। तो जो अपने ही विचारों में खोया हुआ रोड पर चलता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन, ये जो व्यक्ति था, हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, उससे विचार आया, विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसे बहुत ही मनोरंजक लगा। विच रियली, जो वास्तव में, सीम्ड माने प्रतीत हुआ, ही मीन्स उसे, और इंटरटेनिंग मीन्स होता है बहुत ही मनोरंजक, जो उसे बहुत ही मनोरंजक प्रतीत हुआ। तो ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, तो वह स्वाभाविक रूप से सोच रहा था अपनी चूहेदानियों के बारे में। तो then suddenly he was struck by an idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो फ्रेंड तभी उसे एक विचार आता है, सडनली, then suddenly he was struck an idea, यानी फ्रेंड तभी उसे एक विचार उसके दिमाग में कौंधता है कि द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार, अबाउट हिम, जो उसके चारों ओर है, ये पूरा संसार, द वर्ल्ड यानी वह संसार, विद इट्स लैंड्स यानी पूरी भूमि, एंड सीज समुद्र, इट्स सिटी एंड विलेजेस, इसके शहर और गांव, यानी ये सब मिलाकर ये जो पूरा संसार है, बाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के। तो फ्रेंड अचानक उसके दिमाग में विचार आया ये कि ये जो पूरा संसार है, जिसमें भूमि शामिल है, समुद्र, शहर, विलेज, यानी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, ये जो संसार है वो कुछ नहीं है सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के। किस प्रकार से देखते हैं। तो इट हैड नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट फॉर पीपल, और इट हैड नेवर एक्सिस्टेड, इसका कोई अस्तित्व नहीं है फॉर एनी अदर पर्पज, यानी बिना किसी दूसरे उद्देश्य के। तो इस संसार का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है देन टू सेट बैट फॉर पीपल, बस लोगों को लालच देने के सिवाय। बैट फ्रेंड, यहाँ पर जो बैट है इसका मीन्स है चारा। जिस प्रकार से जो चूहेदानी होती है उसमें चूहे को पकड़ने के लिए उसको चारा दिया जाता है, चाहे वो पनीर हो या फिर मांस का टुकड़ा हो, तो उसको पकड़ने के लिए चारा दिया जाता है। तो वैसे ही ये जो संसार है वो एक बड़ी चूहेदानी है, जिसमें लोगों को तरह तरह के लालच दिए जाते हैं उनको फंसाए रखने के लिए। ये सब वो सोच रहा है। तो इट ऑफर्ड रिचेस and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it clawed in on him
and then everything come to an end. तो इट ऑफर्ड, और ये ऑफर करता है रिचेस संपत्ति को, एंड जॉयस और आनंद को, खुशी को ये ऑफर करता है लोगों के लिए। ये संसार जो है वो लोगों को संपत्ति और आनंद, शेल्टर मीन्स आश्रय, और एंड फूड और खाना यानी भोजन, हीट गर्मी, और क्लोथिंग और कपड़े, ये सब ऑफर करता है ये संसार लोगों को। एग्जैक्टली ए द रेड ट्रैप, ठीक वैसे ही जैसे कि रेड ट्रैप जो होती है ऑफर करती है चीज एंड पोर्क, यानी पनीर या फिर मांस का टुकड़ा चूहेदानी में ऑफर किया जाता है चूहे को फंसाने के लिए। तो एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट। तो एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति लेट हिमसेल्फ यानी अपने आप को टेम्प्टेड टू टच द बैट, लालच में आकर उस चारे को, उस खाने को छूता है उस रेड ट्रैप में, तो इट क्लोड इन ऑन हिम, तो ये उसमें बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और फिर सब कुछ अंत हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये फ्रेंड विचार उसके दिमाग में आया है कि जो संसार है वो बिल्कुल चूहेदानी के समान है। जिस प्रकार से चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए पनीर का टुकड़ा या फिर मांस का टुकड़ा रखा जाता है और वह उसके लालच में आकर उसमें फंस जाता है, तो ऐसे ही मनुष्य को आश्रय के रूप में, आनंद के रूप में, संपत्ति के रूप में या फिर खाने के रूप में तमाम तरह के लालच दिए जाते हैं उसको इस संसार रूपी चूहेदानी में फंसाए रखने के लिए। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तो ये संसार था वो इसके लिए कभी भी दयालु नहीं रहा, यानी इस व्यक्ति के लिए ये संसार कभी दयालु नहीं रहा। वो जहाँ भी जाता था, भाई इस प्रकार के लोग जहाँ भी जाते हैं, अगर कपड़े फटे हुए पहने हैं या मांगने वाले लोग जो हैं, इनको लोग थोड़े डाउट की नज़रों से देखते हैं, संदेह की नज़रों से देखते हैं, तो इसलिए ये संसार कभी उसके लिए बहुत दयालु नहीं रहा। वो जिधर भी जाता था उसको लोग भगा देते थे। तो सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, तो इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, तो इसलिए यह उसे अनचाही खुशी प्रदान करता था। क्या? ये जो वह सोच रहा है, यानी इस प्रकार से लोगों के बारे में सोचना, यानी जो लोग हैं वो इस संसार में ही फंसे हुए हैं लालच के चक्कर में, तो ये चीज़ उसको बहुत खुशी देती थी इस तरह से लोगों के बारे में बुरा सोचने से। इट बिकम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लोडिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in dangerous snare, and for others who were still circling around the bat. It became a cherished pastime of his. ये उसका बहुत ही मनोरंजन भरा समय होता था, यानी इस चीज़ का वह आनंद लेता था। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लोडिंग, यानी अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं में। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, यानी उन लोगों के बारे में सोचकर जिन्हें वह जानता था, और हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस, और जिन्होंने हु हैड लेट देमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को फंसने दिया, बी काट यानी फंसने दिया, इन द डेंजरस स्नेयर यानी खतरनाक जाल में। तो वह अगर इस तरह के लोगों को जानता था जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया, तो वह अपनी यात्रा के दौरान उसे बहुत इस चीज़ से खुशी मिलती थी, यानी ये उसके मनोरंजन का साधन बन गया था इन लोगों के बारे में सोचना। एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट,
एंड अदर्स, और दूसरे लोगों के बारे में। और हु वर स्टिल सर्कलिंग, जो अब भी चक्कर लगा रहे हैं अराउंड द बैट, यानी उस लालच के, उस चारे के चक्कर में अब भी चक्कर लगा रहे हैं, उनके बारे में भी सोचने से उसे आनंद मिलता था। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रूडिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage। तो वन डार्क इवनिंग यानी एक अंधेरी शाम को, एज ही ट्रूडिंग along द रोड, जब वह सड़क पर जा रहा था, तो ही caught sight ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने एक छोटी सी पुरानी कुटिया को देखा। ग्रे फ्रेंड, यहाँ पर ग्रे से मतलब है पुरानी। फ्रेंड, ग्रे मीन्स कलर होता है, तो ग्रे मीन्स जो कलर होता है वो एक भद्दा कलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको पुराने से लगाया गया है। बाय द रोड साइड यानी कि सड़क के पास में। एंड ही नोक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, यानी रात में आश्रय पाने के लिए। नॉर ही वाज रिफ्यूड, उसे मना नहीं किया गया था। इंस्टीड ऑफ सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, यानी बजाय उन दुखी चेहरों के, विच मीन्स जो ऑर्डिनरी सामान्य रूप से, मेट हिम उसे मिला करते हैं। तो जैसा कि अक्सर लोग उसे मना कर देते हैं, इसके बजाय उससे मना नहीं किया गया था। द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक ऑन इन हिज लोनलीनेस। तो द ऑनर, उसका जो मालिक था कुटिया का, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके ना तो कोई बच्चे थे और ना ही जिसकी पत्नी थी। वाज हैप्पी गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, वह खुश हो गया टू गेट प्राप्त करके, समवन यानी किसी ऐसे व्यक्ति को, टू टॉक बातचीत करने के लिए, इन हिज लोनलीनेस मतलब अपने अकेलेपन में। बल्कि वह बूढ़ा व्यक्ति उसे पाकर खुश हो गया, क्योंकि अब उसे अपने अकेलेपन में बातचीत करने के लिए एक साथी मिल गया था। तो इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तो तुरंत ही पुट द पॉरेज पॉट, उसने दलिया का जो बर्तन था वो रख दिया था, ऑन द फायर यानी कि आग पर, एंड गेव हिम और उसे दिया, सपर मीन्स रात का भोजन, और रात का भोजन उसे दिया। तो देन ही कार्बेड ऑफ सच ए बिग स्लाइक फ्रॉम हिज टोबैको रोल्स दैट इट was enough both for the stranger's pipe and his own। तो जब उनका खाना पीना हो गया, उसके बाद में देन ही कार्बेड ऑफ, तब उसने काटा, सच ए बिग स्लैक, एक बड़ी फांक काटी, फ्रॉम हिज टोबैको रोल्स यानी अपनी तंबाकू के रोल में से एक बड़ी सी फांक काटी उसने। दैट इट वाज इनफ, जो पर्याप्त थी, बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज आउन, जो उस बूढ़े व्यक्ति की और उस अजनबी व्यक्ति की पाइप के लिए यानी चिलम के लिए पर्याप्त थी, वह उसने अपने तंबाकू के रोल से बड़ी फांक काटी। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, तो अंत में उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली, एंड प्लेड विजुअलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और फिर वह मिजोलिस नामक खेल खेला विद हिज गेस्ट, अपनी उस मेहमान के साथ में, अंटिल बेड टाइम यानी कि सोने के समय तक। द ओल्ड मैन वाज जस्ट ए जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, जस्ट ए जनरस, उतना ही उदार था या दयालु था, विद हिज कॉन्फिडेंसेस। कॉन्फिडेंसेस मीन्स होता है फ्रेंड, वैसे तो कॉन्फिडेंस मानी विश्वास होता है, तो अपने विश्वास के प्रति यानी अपने बारे में कुछ बताने के प्रति, एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको,
जितना कि अपने उस दलिया और तंबाकू के प्रति उदार था, उतना ही वह अपनी गुप्त बातों को, कॉन्फिडेंस से होता है, अपनी गुप्त बातों को बताने के प्रति उतना ही दयालु था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्मेड एट वंस दैट इन हिज डेज और प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्राफ्टर एट रैमजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो द गेस्ट वाज इन्फॉर्मेड एट वंस, तो उस मेहमान को तुरंत बताया गया, यानी उस व्यक्ति ने उस मेहमान को अपने तुरंत बताया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी अपनी समृद्धि के दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन क्राफ्टर एट रैमजो आयरन वर्क्स, कि वह रैमजो आयरन वर्क्स में एक किसान रहा है, एंड हैड वर्कड, और उसने काम किया है, ऑन द लैंड, यानी ज़मीन पर, यानी खेतों में। तो उसने बताया उस अजनबी व्यक्ति को कि अपने समृद्धि के दिनों में, यानी अपनी जवानी के दिनों में वह रैमजो आयरन वर्क्स, जो कि एक बड़ा कारखाना है, उसमें वह किसान रहा था और उसने ज़मीन पर काम किया है वहाँ। तो नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, तो अब जब वह दिन भर मजदूरी करने के योग्य नहीं रह गया है, तो इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो अब उसकी एक गाय है, विच यानी जो, सपोर्टेड हिम जो उसे सहारा देती है। यस हाँ, दैट बोजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट बोजी यानी वह गाय, फ्रेंड बोजी से मीन्स यहाँ पर गाय से है, तो वह गाय वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वह एक असामान्य गाय थी। शी कुड गिव मिल्क्स फॉर क्रीमरी एवरी डे, वह प्रत्येक दिन, शी कुड गिव मिल्क्स, वह दूध दे सकती थी, फॉर द क्रीमरी यानी मक्खन के लिए, एवरी डे माने प्रत्येक दिन, वह प्रत्येक दिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए हैं, ऑल ऑफ 30 करोड़ इन द पेमेंट, तो पिछले महीने उसने पेमेंट में यानी भुगतान स्वरूप उसे 30 करोड़ यानी 30 करोड़ प्राप्त हुए हैं। तो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड बेंट टू द विंडो, took down a leather pouch with hung on a nail in the every window frame. The stranger must have seemed incredulous, यानी उस अजनबी को ये उसकी बातें विश्वास के लायक नहीं लगी होंगी। तो फार द ओल्ड मैन, इसलिए वो बूढ़ा व्यक्ति था, गोटअप मीन्स उठा, वह बूढ़ा व्यक्ति उठा, एंड बेंट और गया, टू द विंडो यानी विंडो के पास में, और टुक डाउन ए लेदर पाउच, और वहाँ से उसने एक लेदर का चमड़े का थैला उतारा, विच हंग ऑन ए नेल इन द एवरी विंडो फ्रेम, तो विच हंग जो टंगा हुआ था, ऑन ए नेल एक खूंटी पर, इन द एवरी विंडो फ्रेम यानी कि खिड़की पर, तो खिड़की पर जो खूंटी थी उस पर थैला टंगा हुआ था चमड़े का, उसने उसको उतारा, एंड पिक्ड आउट 3 ब्रिंकलेट 10 करोड़ बिल्स, और पिक्ड आउट उसने निकाल लिए 3 ब्रिंकलेट यानी 3 मुड़े हुए 10 करोड़ बिल्स यानी 10-10 करोड़ के 3 नोट, तो 10-10 करोड़ के 3 नोट उसने उस थैले में से निकाल लिए। तो दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और दीज इन नोटों को ही हेल्ड अप उसने पकड़ा, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट यानी अपनी अतिथि के आँखों के सामने, अपने मेहमान के आँखों के सामने इस प्रकार से उन नोटों को इसने पकड़ा, द नोटिंग और हिलाया, नोइंगली जानबूझकर, और इस प्रकार से जानबूझकर नोटों को हिलाया, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसने उनको थैले में वापस ठूंस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, यानी अगले दिन दोनों व्यक्ति अच्छी मनोस्थिति में जागे,
द क्रॉप्टर वाज इन हरी टू मिल्क his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. तो अगले दिन दोनों व्यक्ति अच्छी मनोस्थिति में जागे और क्राफ्टर बाज इन हरी, जो क्राफ्टर था वो थोड़ी जल्दी में था, टू मिल्क हिज काउ यानी अपने गाय से दूध निकालने की। तो जो किसान था वो अपनी गाय से दूध निकालने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन, जबकि दूसरा व्यक्ति था, प्रोबेबली थॉट्स, उसने शायद सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन द बेड, कि उसे बिस्तर पर नहीं रुकना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, कि जब घर का जो मालिक है, हैड गोटन अप, वो उठ गया है। तो अगले दिन दोनों व्यक्ति अच्छी मनोस्थिति में जागे और एक ने सोचा, किसान तो अपनी गाय दूने की जल्दी में था और जो दूसरा व्यक्ति था उसने सोचा कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो फिर मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए बिस्तर पर, इसलिए वह भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों ने एक ही समय पर कुटिया छोड़ दी। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्राफ्टर ने यानी उस किसान ने डोर को लॉक कर दिया और पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द ब्राइट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। तो द मैन विद राइट ट्रैप यानी उस चूहे दाने वाले व्यक्ति ने सैड कहा, गुड बाय उसने विदा ली और उसे धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल लिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। बट हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर लेटर आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पैडलर यानी चूहेदानी का जो फेरी वाला था, स्टूड अगेन वो दोबारा खड़ा हो गया, बिफोर द डोर यानी दरवाजे के सामने। तो वो दोबारा आकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, और उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही डिड नॉट ट्राई, उसने प्रयास नहीं किया, टू गेट इन अंदर जाने का, तो उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउ एवर तथापि, यानी वो दरवाजे के यानी वो दरवाजे के सामने तो आकर खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। तो ही ओनली बेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड ए पेन स्टक इन हिज हैंड एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच ऑफ विद 30 करोड़। तो ही ओनली बेंट अप टू द विंडो, वह केवल विंडो तक गया। स्मैश ए पेन, उसने कांच तोड़ा, स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ अंदर डाला, एंड गोट होल्ड, और पकड़ लिया, ऑफ द पाउच विद द 30 करोड़, और वह थैला उसने पकड़ लिया जिसमें 30 करोड़ रखे हुए थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, उसने पैसे को लिया, एंड ट्रस्ट इट, और उसे डाल लिया, इनटू हिज ऑन पॉकेट यानी कि अपनी जेब में। उसने उस थैले में से पैसे को निकाला और उन पैसे को अपनी जेब में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। तो देन ही हंग, तब उसने टांग दिया लेदर पाउच को यानी उस चमड़े के थैले को, वेरी केयरफुली बहुत ही सावधानी पूर्वक, बैक वापस, इन इट्स प्लेस यानी कि इसके स्थान पर जहाँ ये टंगा हुआ था, एंड वेंट अवे, और फिर चला गया। तो एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद हिज मनी इन हिज पॉकेट, तो पैसे को जेब में रखकर जब वो चला तो ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, तो बहुत ही वह खुश था, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर। ही रियलाइड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, दैट एट द फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न
ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। ही रियलाइड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसने महसूस किया कि उसकी हिम्मत नहीं थी उस पब्लिक हाईवे पर चलने की, यानी जो मुख्य सड़क थी उस पर चलने की, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। और फिर उसने रास्ता बदल लिया, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसने रास्ता बदल लिया इनटू द वुड्स, और जो जंगल के लिए जा रहा था तो जंगल वाले रास्ते पर वह चल दिया। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स यानी शुरुआत के घंटों में, दिस कार्ड यानी इसके कारण, ये सब जो उसने किया है उसके कारण, नो डिफिकल्टी यानी उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो लेटर इन द डे, और दिन में, बाद में, इट बिकेम वर्स, उसके साथ बहुत बुरा हो गया। फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो जंगल था वो एक बहुत बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वह फंस गया था। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर यानी अस्वस्थ होने का, टू वॉक इन द डिफाइंड डायरेक्शन, कि एक निश्चित दिशा में चला जाए। तो उसने एक निश्चित दिशा में चलने का निश्चय किया, बट द पथ ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ता था, पथ मीन्स रास्ता, लेकिन जो रास्ता था ट्विस्ट बहुत मुड़ा हुआ था, बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली बहुत ही अजीब तरीके से। लेकिन उस जंगल का जो रास्ता था वो बहुत ही अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़ा हुआ था। तो ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। तो वह ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता गया और चलता गया, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड्स यानी बिना जंगल के छोर पर पहुँचे ही, यानी वह चलता रहा लेकिन फिर भी जंगल के छोर पर यानी किनारे पर नहीं पहुँच पाया। एंड फाइनली ही रियलाइड, और अंत में उसने महसूस किया, दैट मीन्स की ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, एंड ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम प्लेस ऑफ द फॉरेस्ट। और फिर उसने महसूस किया कि वह केवल जंगल के उसी भाग में घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड रेड ट्रैप। ऑल एट वंस अचानक ही यानी तुरंत ही रिकॉल्ड उसे याद आ गया, हिज थॉट्स अपना वह विचार, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप संसार के बारे में और चूहेदानी के बारे में। और फ्रेंड तभी उसको वही अपना विचार याद आ गया जो अक्सर वह दूसरों के बारे में सोचा करता था कि संसार क्या है, ये एक बड़ी चूहेदानी है, जो लोग इसमें लालचवश अपने आप को फंसने देते हैं उनका दी एंड हो जाता है। तो अब वही विचार उसके दिमाग में फिर आ गया है। नाउ हिज आउन टर्न हैड कम, अब जाल में फंसने की उसकी बारी थी। अब वह खुद जाल में फंस गया था, चूहेदानी में। तो ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट एंड हैड बीन काट। तो ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया, बाई ए बैट यानी एक चारे के द्वारा। चारा, बैट मीन्स चारा मतलब लालच के द्वारा। तो उसे लालच आ गया, उसने किसान के पैसे चुरा लिए और वह फंस गया। एंड ही हैड बीन काट, और वह फंस गया। द होल फॉरेस्ट, और ये पूरा जो जंगल है, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इसके तने और शाखाओं के सहित जो पूरा जंगल है, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलिन लॉग्स, उसके बड़े बड़े मोटे मोटे लट्ठे के सहित जो ये पूरा जंगल है, क्लोइड इन अपॉन हिम, ये उसे चारों तरफ से घेर रहा है। लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्राइजन, यानी उस दुर्गम जेल की भांति, फ्रॉम विच ही हैड नेवर एस्केप, जिससे वे कभी बच नहीं सकता। तो अब उसे वही बात याद आ रही है कि उसने भी लालच के बस चोरी की और वह अब फंस गया है।
और ये जो पूरा जंगल है वो उसे अब उस जेल की भांति लग रहा है जिससे वह कभी नहीं बच सकता है। इट वॉज लेट इन December, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और ये दिसंबर का अंत था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो अंधेरा था वो पहले से ही जंगल में उतर चुका था या छा चुका था। तो दिस इंक्रीज्ड इन डेंजर, इसने खतरा और अधिक बढ़ा दिया था। किसने? अंधेरे ने। उसने खतरा और अधिक बढ़ा दिया था। भाई एक तो उसे पहले से ही रास्ता नहीं मिल रहा है, अब जब अंधेरा होने लगा तो उसे खतरा अधिक महसूस होने लगा। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, तो खतरा बढ़ने के साथ साथ इंक्रीड यानी बढ़ गया था आल्सो हिज ग्लूम, उसकी उदासी, एंड डिस्पेयर और निराशा। तो खतरा बढ़ने के साथ साथ उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ गई थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंत में जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। एंड ही सैंक डाउन, और वह गिर गया ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, टायर्ड टू डेथ, थक कर मरने के लिए। तो वह बिल्कुल थक कर चूर होकर मरने के लिए वह जमीन पर गिर पड़ा। थिंकिंग ये सोच कर, दैट मीन्स कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका जो अंतिम समय है वो आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। लेकिन जैसे ही उसका सर जमीन से लगा तो ही हियर्ड ए साउंड, तभी उसे एक साउंड सुनाई दी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, यानी एक कठोर जोरदार रेगुलर लगातार आती हुई थम्पिंग यानी थप थप की आवाज़ सुनाई दी। तो देयर वाज नो डाउट, अब कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वाज, अब ये संदेह नहीं रह गया था कि वह किस चीज़ की आवाज़ थी। तो ही रेस्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। 2000 हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़े के प्रहार थे, फ्रॉम एन आयरन मिल्स, जो कि एक लोहे के कारखाने से आ रहे थे। ही थाट्स, उसने सोचा कि देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, कि जो लोग हैं वो आसपास ही होने चाहिए। भाई जब लगातार हथौड़े की आवाज़ आ रही है तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर लोग आसपास में ही होने चाहिए। तो ही समांड ऑल हिज स्ट्रेंथ गोट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो ही समांड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर गोट अप वह उठा, एंड स्टैगर्ड और लड़खड़ाते हुए, इन द डायरेक्शन उस दिशा की ओर चल दिया, ऑफ द साउंड यानी जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी हथौड़े की। तो जिस दिशा से हथौड़े के पीटने की आवाज़ आ रही थी उसी दिशा की ओर वह लड़खड़ाते हुए चल दिया। द रैम जो आयरन बर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mills and forge। तो रैम जो आयरन ब्रक्स यानी जो रैम जो आयरन ब्रक्स which are now closed down वर, जो अब बंद हो गया है यानी जो अब लगभग बंद होने के कगार पर है। नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात नहीं है अभी। ए लार्ज प्लांट, एक विशाल कारखाना हुआ करता था। विद स्मेल्टर और रोलिंग मिल्स एंड फोर्ज, स्मेल्टर प्रगालक के साथ में और रोलिंग बेलनी एंड फोर्ज और ढलाई घर। यानी उस कारखाने में एक प्रगालक था, स्मेल्टर था और रोलिंग मिल्स एक बेलनी भट्टी थी और एक ढलाई घर था। फोर्ज मीन्स होता है ढलाई घर। तो इन समर टाइम लॉन्ग लाइन्स हैवली लोडेड बार्ज एंड, तो इन समर टाइम यानी कि गर्मियों के मौसम में लॉन्ग लाइन्स बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती थीं। आप हैवली लोडेड बार्जेस
यानी भारी वजन से लदी हुई नौकाओं की लाइन लग जाती थी। एंड स्काउ स्लिड डाउन द कैनल, यानी नहर से होकर चलती थीं। जो पूरी तरह से भरी हुई जो नौकाएं होती थीं जिन पर माल लोड हुआ होता था, वो एक नहर से होकर चलती थीं। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और जो नहर थी वो उस इलाके की एक बड़ी झील थी, उसके मध्य भाग में से होकर जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के दिनों में, द रोड नियर द मिल्स वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और सर्दियों के दिनों में द रोड्स नियर द मिल्स, और जो मिल के आसपास के जो रोड होते थे, सड़कें होती थीं, वर ब्लैक, वो काली हो जाती थीं। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, यानी कोयले की धूल से, विच शिफ्टेड डाउन, जो छनकर गिरती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, यानी कि कोयले की बड़ी बड़ी टोकरियों से छनकर गिरती थी। उस कोयले की डस्ट से मिल के आसपास की सड़कें काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. During one of the long dark evening, यानी एक लंबी और अंधेरी शाम को, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले, मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर पिग आयरन। तो मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, मास्टर स्मिथ जो मुख्य लोहार था और उसका जो हेल्पर था, सहायक था, शायद वो बैठे हुए थे इन डार्क फोर्ज, अंधेरे ढलाई घर में, नियर द फर्नेस, बिल्कुल भट्टी के पास में, और बैटिंग, प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर पिग आयरन, यानी कच्चे लोहे की, और कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन फायर, जो आग में रखा हुआ था, टू बी रेडी, तैयार होने के लिए, पुट ऑन द अनबिल, न्याय पर रखने के लिए, तैयार होने के लिए कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टिर ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार्स, रिटर्निंग विद ए फ्यू मोमेंट्स, ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन। एवरी नाउ एंड देन, यानी जब तक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, गोटअप उठता, टू स्टिर, कुरेदने के लिए, ग्लोइंग मास, यानी उन सुलगते हुए टुकड़ों को कुरेदने के लिए खड़ा होता, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लोहे की लंबी छड़ी से, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही मिनट में वह लौटता था, ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, और बिल्कुल पसीने से लथपथ लौटता था। दो यद्यपि, एज वाज द कस्टम्स, और जैसा कि रिवाज था, ही बोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। तो जैसा कि रिवाज था, वो कुछ भी नहीं पहने हुए थे, बट ए लॉन्ग शर्ट, सिवाय एक लंबी शर्ट के, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के एक जोड़ी जूतों के अलावा वह कुछ भी नहीं पहने हुए थे। यानी एक फुल साइज शर्ट पहने हुए थे और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए थे, उनके अलावा वह कुछ भी नहीं पहने हुए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जो ढलाई घर में जो काम करते हैं लोहार, उनकी यही पोशाक होती थी। तो ऑल द टाइम वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, यानी पूरे समय भर, देयर वर मैनी साउंड्स, यानी बहुत सारी, कई सारी आवाज़ें, टू बी हर्ड, सुनी जा सकती थी, इन द फोर्ज, यानी कि उस ढलाई घर में। तो जैसे अब फ्रेंड इसने यहाँ पर कुछ आवाज़ें बताई हैं कि किस किस की आवाज़ आती थी। बिग बिलोज ग्रोन्ड,
एक बड़ी धौंकनी कराहती थी। बिलोज माने तक धौंकनी और ग्रोन माने तक कराहना, एक बड़ी धौंकनी कराहती थी। एंड द बर्निंग कोल, और जो जलता हुआ कोयला था, क्रैक्ड, वो चटकता था, उसकी आवाज़ आती थी। द फायर बॉय सोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ, फायर बॉय आग की देखभाल करने वाला लड़का, सोवल्ड चारकोल कोयला झोंकता था, इनटू द मा ऑफ फर्नेस यानी कि भट्टी में, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, एक बड़े बेलचे से। तो जो आग की देखभाल करने वाला लड़का था वो बेलचे से भट्टी में कोयला झोंकता था, उसका शोर आता था। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। अब देखो बाहर की तरफ किस किस की आवाज़ आती थी, ये तो अंदर की आवाज़ें हो गई। अब देखते हैं बाहर की तरफ किस किस चीज़ की आवाज़ आती थी। तो आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल, यानी बाहर की ओर जो वाटरफॉल थे, जो झरने थे, वो दहाड़ते थे, यानी उनकी आवाज़ आती थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक तेज उत्तरी हवा, वाइब द रेन, यानी वर्षा के कोड़े मारती थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्स रूफ, यानी ईंटों के फर्श पर। ईंटों के फर्श पर जो उत्तरी ओर से चलने वाली हवा थी, उसके साथ में जब बारिश होती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो कोड़े मार रही हो, यानी बहुत तेज़ी से वो वर्षा की बूंदें ईंटों के फर्श पर लगती थी। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. तो it was probably, ये शायद इसीलिए था, on account of all this noise, यानी इस शोर के कारण ही। तो ये शायद इस शोर के कारण ही था। दैट मीन्स कि द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, जो ब्लैक स्मिथ था यानी जो लोहार था वो ध्यान नहीं दे पाया। दैट मीन्स कि ए मैन हैड ओपन द गेट, कि एक व्यक्ति ने गेट खोला है, एंड एंटर्ड, और प्रवेश कर गया है, फोर्ज मीन्स ढलाई घर में। अनटिल ही स्टूड क्लोजअप टू द फर्नेस, अनटिल जब तक कि ही स्टूड बाय खड़ा हो गया, क्लोजअप बिल्कुल पास में जाकर, टू द फर्नेस यानी भट्टी के। तो जब तक कि वह भट्टी के पास में जाकर खड़ा नहीं हो गया, तब तक वह लोहार ये ध्यान नहीं दे पाया कि कोई गेट खोलकर अंदर आया है, क्योंकि शोर इतना ज़्यादा हो रहा था। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर ए पुअर वैगाबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर for the night to be attracted to the forge by a glow of light which escaped through the sooty panes, and to come up the warm themselves in front of the fire. तो श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल, ये कोई असामान्य बात नहीं थी, ये बहुत ही कोई असामान्य बात नहीं थी। फॉर ए पुअर वैगाबॉन्ड, यानी कि गरीब घुमक्कड़ के लिए। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिसके पास ना तो कोई अच्छा शेल्टर है यानी आश्रय है। तो फॉर द नाइट, रात के लिए। टू बी अट्रैक्टेड बाय, आकर्षित हो जाए, टू द फोर्स, गहराई घर में। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चमक के कारण। विच इज केप्ट थ्रू द सूती पेंस, जो कि कालिमा लगे यानी कालिख लगे शीशों से होकर आ रही थी। एंड टू कम अप टू वार्म देमसेल्फ, और अपने आप को गर्म करने के लिए आना, इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी आग के सामने। फ्रेंड, इसका मीन्स है कि ये एक बहुत बड़ी बात नहीं थी कि एक ऐसे वैगाबॉन्ड, ऐसे घुमक्कड़ के लिए जिसके पास ना तो आश्रय है, और ऐसे घुमक्कड़ का ढलाई घर में प्रवेश करना और अपने आप को वहाँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा प्रकाश भी था और वहाँ वह गर्मी भी प्राप्त कर सकता था, इसलिए वह उसके अंदर गया। तो ये लोहारों के लिए कोई बहुत बड़ी असामान्य बात नहीं थी। यानी कोई भी जिसके पास कोई अच्छा शेल्टर नहीं है, आश्रय नहीं है,
तो वो वहाँ पहुँच सकता था। और ठंड का मौसम था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे अच्छे खासे, तो अपने आप को गर्म करने के उद्देश्य से और थोड़े प्रकाश के उद्देश्य से कोई भी वहाँ जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंट एट द इंट्रूडर। द ब्लैक स्मिथ, उस मुख्य लोहार ने, ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंट एट द इंट्रूडर, तो उस मुख्य लोहार ने उस पर इस प्रकार से सरसरी नज़र डाली जैसे कि उसको ये ना लगे कि वह उसे अलग तरह से, इंडिफरेंटली यानी अलग तरह से देख रहा है। तो उसने बहुत ही सरसरी नज़र डाली उसके ऊपर। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजली डिड, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat trap dangling on the chest. तो he looked the way people of his type usually did, यानी वह वैसे ही दिखाई पड़ रहा था। द पीपल ऑफ हिज टाइप, जैसा कि उसके टाइप के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो यूजली डिड यानी सामान्य रूप से दिखाई पड़ते हैं, तो वैसा ही वह भी दिखाई पड़ रहा था, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले की तरह। विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी एक लंबी दाढ़ी थी, डर्टी और वह गंदा था बिल्कुल, रैग्ड फटे हुए कपड़े पहना हुआ था, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक छोटी छोटी चूहेदानियों का गुच्छा वह अपने चेस्ट पर लटकाए हुए था। तो जैसा कि अक्सर उसके तरह के लोग ये दिखाई पड़ते हैं, तो वह भी वैसे ही दिख रहा था। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. उसने ठहरने की परमिशन मांगी, एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ, और जो मुख्य लोहार था, नोडेड, उसने सिर हिला दिया, ए हार्टी कंसेंट, घमंड के साथ में, विदाउट हॉनरिंग, बिना सम्मान दिखाए, हिम, उसके लिए, विद ए सिंगल वर्ड, तो उसके लिए बिना कुछ सम्मान के साथ में एक भी शब्द बोले उसने घमंड के साथ में अपना सिर हिलाकर उसे रुकने की अनुमति दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, उस घुमक्कड़ ने कुछ भी नहीं कहा। ही डिड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वह वहाँ बातचीत करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म, केवल अपने आप को गर्म करने आया था, एंड स्लीप, और केवल सोने आया था। तो इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल्स वाज ऑन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। तो इन दोज डेज यानी उन दिनों, रैमजो आयरन मिल्स वाज ऑन्ड बाय वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जो रैमजो आयरन मिल का जो मालिक था वो बहुत ही प्रसिद्ध लोहा का व्यापारी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा थी, उसकी इच्छा थी, वाज टू शिप आउट यानी पहुंचाना, गुड आयरन यानी अच्छा लोहा, टू द मार्केट यानी बाजार में, वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, बाजार में अच्छा लोहा पहुंचाना। तो उस समय जो रैमजो आयरन मिल का जो मालिक था वो बहुत ही एक प्रसिद्ध लोहा का व्यापारी था, और उसकी ये महत्वाकांक्षा थी कि बाजार में सबसे अच्छा लोहा पहुंचाया जाए। तो ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो ही वॉच्ड, वह निगरानी रखता था या देखभाल करता था, बोथ नाइट एंड डे यानी सुबह शाम दोनों समय वह निगरानी रखता था, टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो जो मालिक था वो सुबह शाम इसी बात की निगरानी रखता था कि जो काम है जितना संभव हो सके उतना अच्छे से किया जाए। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम into the forge on one of his nightly round of inspection, and at this very moment, और इस समय ही came by आया हुआ था, into the forge ढलाई घर में,
ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड, यानी अपने रात्रिकालीन दौरे पर आया हुआ था ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के। और इस समय वह अपने रात्रि के निरीक्षण के दौरे पर आया हुआ था, ये देखने के लिए कि काम कैसा हो रहा है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his betterages. नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग्स, जो पहली चीज़ ही सा उसने देखी, बाज ए टाल रैगमुफिन, यानी एक लंबा घुमक्कड़ व्यक्ति था, हु हैड ईट, जो सरक गया था, हिज वे सो क्लोज, जो इतने पास में सरक गया था, द फर्नेस यानी भट्टी के, दैट मीन्स की द स्टीम रोज फ्रॉम हिज बेटरेज, कि जो भाप थी वो उसके गीले फटे हुए कपड़ों से उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेंड टू लुक एट स्ट्रेंजर। तो आयरन मास्टर ने डिड नॉट फॉलो, अनुसरण नहीं किया था, द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, यानी उस लोहार का। फ्रेंड, आपको याद होगा जब इससे पहले वह घुमक्कड़ आया था तो जो मुख्य लोहार था उसने उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, केवल एक सरसरी नज़र डाली थी। लेकिन अब जो मालिक है उसने उस ब्लैक स्मिथ का, उस लोहार का अनुसरण नहीं किया है, यानी उसकी तरह सरसरी नज़र न डालकर ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास गया है, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको देखा बहुत ही ध्यानपूर्वक। देन टोर ऑफ हिज स्लाउस हैट टू गेट ए बेटर व्यू टू हिज फेस। देन टोर ऑफ, और उसने हटा दिया, हिज स्लाउच हैट, उसका झुका हुआ टोप, टू गेट ए बेटर व्यू, अच्छी तरह से देखने के लिए, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को। तो जो इस कारखाने का मालिक था उसने उस लोहार वाला एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया जिसने उस पर सरसरी नज़र डाली थी, बल्कि ये उसके बिल्कुल पास में गया और उसे बहुत ध्यान से देखा, और यहाँ तक कि उसके सिर पर जो टोप लगा हुआ था उसको भी उसने हटाया ताकि उसका चेहरा अच्छे से दिख जाए। फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का आपको पार्ट 2 में मिलेगा, तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।